हार्टी वेलकम टू पूर्णिया लाइव क्लासेस। मैं शगुफा फिरदौस बायोलॉजी की क्लास के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो ये दिल जो है हमारा कहाँ है? हमारे सीने में, पसली की हड्डियों के पीछे। तो ये दिल आपका किस तरह से दिख रहा है? बिल्कुल इस बंद मुट्ठी की तरह। और ये क्या कर रहा है? पूरे शरीर में खून को फैलाने का काम करता है। तो हम आज इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे कि यह दिल किस तरह से धड़कता है और किस तरह से पूरे शरीर में खून को फैलाता है। तो यह दिल और दिल की बातें, चलते हैं हम आगे। तो धड़कन है हमारी, अब चले हम आगे। तो आगे हम आते हैं अपने रक्त परिसंचरण में। हमारा जो दिल है यह रक्त परिसंचरण का एक घटक होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि रक्त परिसंचरण होता क्या है। रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की जो घटना होती है उसे ही हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। और ये जिस तंत्र के माध्यम से होता है उसे कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है हमारा, यह कुछ अंगों और घटकों के साथ मिलकर काम करता है। तो कौन कौन से इसके घटक हैं, जिसे इंग्लिश में हम पार्ट्स कहते हैं, हम वो देखते चलते हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है? हृदय, जिसे कि हम दिल कहते हैं। और इसी दिल की मैं चर्चा आपके साथ आज करूँगी, ठीक है। तो ये दिल जो आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है रक्त नलिकाएं, जिसे हम ब्लड वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं कि पूरे शरीर में जब हृदय पंप कर रहा होता है तब उस समय ये रक्त को पहुंचाती हैं शरीर के हर एक अंग तक। फिर बात करते हैं तीसरे घटक की। तीसरा घटक क्या है हमारा? ब्लड, यानी कि खून, जिसे हम रक्त के नाम से भी जानते हैं। रक्त का काम होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे कि पोषक तत्व हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, और इसके साथ साथ जितने भी अवशिष्टों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, इसे ये एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखेंगे हम इसके पहला घटक हृदय को। तो चलते हैं हृदय पर। तो हृदय की हम संरचना की बात कर लेते हैं। तो हमारी हृदय, एक तरफ आप देख रहे हो हृदय की संरचना के बारे में कुछ चीज़ें मैंने दी है, और एक साइड आप क्या देख रहे हो? इमेज। तो हृदय हमारा ये क्या का बना होता है? ये बना होता है कार्डिक पेशी का, जिसे कि हम हृदय पेशी भी कहते हैं। तो आपने बच्चों पढ़ा है कि जो कार्डिक पेशी होती है, कौन सी पेशी? कार्डिक पेशी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हृदय पेशी कहा जाता है। ये शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है। ऐसे तो हमारे शरीर में 3 तरह की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो ये हृदय पेशी जो है सबसे मजबूत पेशी होती है। आपको ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। जो बिना थके, बिना रुके, एक लयबद्ध तरीके से लगातार फैलती है और सिकुड़ती है। इसी कार्डिक पेशी के फैलने और सिकुड़ने के कारण हमारा दिल जो है धड़कता है। कैसे धड़कता है? धक 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 धक? बिल्कुल नहीं। ये जो आवाज़ होती है ये लब डब की आवाज़ होती है। कैसी आवाज़ होती है? लब डब, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं? धक धक। तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे धक धक कहते हैं, जबकि आवाज़ होती है हमारी लब डब लब डब। किसके कारण हुआ? कार्डिक पेशी के फैलने और सिकुड़ने के कारण, ठीक। तो जब कार्डिक पेशी फैलेगी तो हृदय की पेशियां जो है वो फैल गई, सिकुड़ेगी तो फिर हृदय भी हमारा सिकुड़ेगा, और इसी के कारण आवाज़ उत्पन्न होती है। कैसी? लब डब की आवाज़ होती है। अब ये जो हमारी कार्डिक पेशी होती है, ये जीवन भर जब तक एक व्यक्ति जिंदा होता है लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है। इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि यह एक अनैच्छिक पेशी होती है, ठीक है। हम चाहें कि ये कुछ देर के लिए रुक जाए तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम चाहें कि ये लगातार चलता रहे तो भी ये हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलेंगे। तो अब ये चलती किसके कारण है?
तो इस पे जो नियंत्रण होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कार्डिक पेशी की हमने बात कर ली। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष, जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम होते हैं, कमरे होते हैं, चैम्बर जिसे हम कह सकते हैं, आपके स्कूल में भी अलग अलग तरह की कक्षाएं हैं। तो हृदय के पास 4 कक्ष होता है। तो आप यहाँ इमेज में देखेंगे 1, 2, 3 और 4 कक्ष। ठीक, इन कक्षों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें पहला जो है क्या, अलिंद। अलिंद 2 अलिंद है और दूसरा क्या है, निलय, 2 निलय है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अलिंद को आर्टियम कहा जाता है, जबकि निलय को हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। तो देखें, ये जो अलिंद है, तो अलिंद सिर्फ अलिंद है या फिर निलय सिर्फ निलय है। तो यहाँ ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम अलिंद कहेंगे। तो ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्सा के तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, और यही ऊपर के जो भाग है, ये वाला जो भाग है ऊपर का, ये आपका क्या है, अलिंद का हिस्सा है। ठीक है, और जबकि जो नीचे वाला भाग है हमारा, वो क्या है, ये जो हिस्सा है हमारा वो निलय का होता है। ठीक, अब यहाँ पे भी सवाल आ जाता है कि कौन सा भाग दायां अलिंद है, कौन सा भाग आपका बायां अलिंद है। तो देखिए, जिस तरह से हृदय हमारा कहाँ पर है, ये आपके सीने में है, ना तो बीच में है और ना ही पूरी तरह से बाएं साइड होता है। तो कह सकते हैं बीच और थोड़ा सा बाएं साइड को आप ले लो तो यहाँ पर आपका दिल होता है। हाथ रखेंगे तो आपकी आवाज़, आपको धड़कन जो है यहाँ पर महसूस होगी। तो हमारे शरीर का जो दायां भाग की तरफ हृदय का जो दायां भाग होगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, आपका दायां भाग का हो गया। जबकि हमारे शरीर के जो बाएं साइड में, मतलब कि बायां साइड जो हृदय का हिस्सा होगा, वो आपका बायां भाग कहलाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा है राइट आर्टियम, यानी कि जो यह हिस्सा है हमारा, वो क्या हो गया, आपका दायां अलिंद का हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा हो गया, ये आपका दायां अलिंद हो जाएगा। तो ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, याद रखना है, ऊपर के भाग को हम अलिंद कहते हैं। दायां साइड है तो दायां अलिंद। अब जो नीचे का हिस्सा है, जो राइट वेंट्रिकल्स आपको दिख रहा है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, दायां निलय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दायां निलय। हिंदी में भी याद रखेंगे और इंग्लिश में भी याद रखेंगे। अब देखिए, फिर सीधा से बायां साइड जो है, तो बायां साइड को हम क्या कहेंगे, बायां आर्टियम। ये जो हमारा बायां अलिंद है यहाँ इस साइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बायां अलिंद। अब नीचे का हिस्सा बायां निलय। तो नाम को याद रखना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, दायां बायां में फ़र्क नहीं कर पाते। तो यार बस अपने आप को सीधा रख लेना है और देखना है कि मेरे जो बायां साइड है वो बायां अलिंद और बायां निलय का है, तो दायां साइड है वो दायां अलिंद और दाएं निलय का। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी इमेज की। अब फिर चलते हैं, इसमें हमारा पाया जाता है रास्ता। जो रास्ते होते हैं ये आपके अलिंद और निलय को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कपाट के नाम से हम जानते हैं। और ये जो कपाट हैं 4 होते हैं। तो कौन कौन से कपाट हैं, हम इसे भी देखते चलते हैं। तो हमारा जो कपाट है उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पे कर लूँ। तो देखिए, आप देख रहे हो कि जो पहला कपाट है उसे क्या कहा गया है, द्वि कपाट या मिट्रल भल्व के नाम से जाना जाता है। मिट्रल भल्व को हम डायकस्पिड भल्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में। तो ये यहाँ पर है आपका मिट्रल भल्व, जो कि बाएं अलिंद और बाएं निलय को जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मिट्रल भल्व, यानी कि द्वि कपाट। दूसरा क्या है यहाँ पर, ट्राइकस्पिड भल्व, यानी कि त्रिकपाट। ये त्रिकपाट जो है हमारे दाएं अलिंद को दाएं निलय से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बीच का उनका रास्ता है। फिर हमारा तीसरा हमें दिखाई दे रहा है फुफ्फुसीय कपाट। तो फुफ्फुसीय कपाट, जिसे कि हम पल्मोनरी भल्व के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही फुफ्फुस से जुड़ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि वो फेफड़े से जुड़ा हुआ है। फुफ्फुस से हम फेफड़े को कहते हैं।
ठीक है। तो जो कपाट आपके फेफड़े से जुड़ा हुआ है या जो धमनियाँ और शिराएँ फेफड़े से जुड़ी हुई हैं तो उसमें फुफ्फुस लग जाता है। ठीक, तो फुफ्फुस जैसे लगा आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारे फेफड़े से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो ये जो फुफ्फुस से कपाट है, यहाँ आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन, तो ये फुफ्फुस से कपाट क्या करता है, हमारे फेफड़े से जोड़ता है हृदय को। ठीक, अब हमारा चौथा नंबर जो है ये क्या है, महाधमनी कपाट, यानी कि हमारा एरोटिक भल्व। तो ये जो एरोटिक भल्व होता है ये हृदय को क्या करता है, हमारे महाधमनी से जोड़ता है, यानी कि खून को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो हमने कक्ष की बात कर ली, हमने कपाट की बात कर ली। आपको याद रखना है कि 4 कक्ष है और 4 कपाट हृदय में पाए जाते हैं। इसके अलावा हृदय में, चूँकि हृदय हमारा एक नाजुक हिस्सा होता है, ठीक है, बहुत ही कोमल सी ये संरचना होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति के द्वारा इसके चारों ओर एक झिल्लीनुमा संरचना का निर्माण किया गया है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये पेरिकार्डियम झिल्ली होती है और इस पेरिकार्डियम झिल्ली और हृदय के बीच में पाया जाता है पेरिकार्डियम द्रव्य, जो कि हृदय को आघात यानी कि चोटों से बचाता है। जैसे ही हमारा दिल फैलता और सिकुड़ता है तो फैलने और सिकुड़ने के कारण वहाँ पे घर्षण पैदा होती है, तो जो पेरिकार्डियम द्रव्य है उस घर्षण को कम करता है। साथ ही साथ कभी हार्ट अटैक वगैरह आ गया या किसी तरह की चोट लग गई तो उस समय उस चोट को कम करके ये हृदय को सुरक्षित करता है। ठीक, तो अब फिर देख लें यहाँ पे और क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपके फेफड़े से जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी वेन हो गया, फिर है हमारा सुपीरियर वेना कावा और उसके बाद पल्मोनरी भल्व यहाँ पर हो गया, ट्राइकस्पिड भल्व हो गया, फिर इंटीरियर वेना कावा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, आपके हृदय से जो अशुद्ध खून होता है उसको फेफड़े तक पहुंचाती है, जबकि पल्मोनरी वेन जो होता है यह शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाने का काम करता है। फिर जो हमारा एरोटा है जिसे हम महाधमनी कहते हैं, ये शुद्ध खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है, जबकि हमारा सुपीरियर वेना कावा यानी कि जो महाशिरा है ये अशुद्ध रक्त को ला करके हृदय में देने का काम करता है। तो ये थी हमारी हृदय की संरचना, आपको इसे याद रखना है और जब कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको वहाँ पर अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और इमेज को भी हमें बनाना होता है। चलते हैं हम आगे। हमने जो अभी बात की अपने हृदय की, तो ये हृदय किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से खून आ रहे हैं जा रहे हैं, अब हम इसे भी देख लेते हैं एक वीडियो की मदद से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, आपका खून जो है वो फैल रहा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, थोड़ा सा देखें, यहाँ क्या है, दिल धड़क रहा है और दिल के धड़कने से जो खून है वो अंदर और बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि फैल रहा है। ठीक, अब ये क्या है, हमारे अंदर दिल का संरचना। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारा दिल है वो अंदर से खोखली संरचना होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किस तरह से एक खोखली संरचना है और इसके जो 4 चैम्बर हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, राइट आर्टियम, यानी कि हमारा दायां अलिंद का हिस्सा हो गया। अब फिर देखते हैं आगे हम क्या है, आगे हमारा ये हो गया कौन सा हिस्सा, दायां अलिंद, ये हो गया आपका बायां अलिंद इस साइड। फिर आगे चलते हैं, ये क्या हो गया हमारा दायां निलय और इस साइड हो गया हमारा बायां निलय। तो ये हृदय के अंदर के चैम्बर्स थे। अब देखते चलते हैं यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा। अभी भल्व को भी हम देख लेते हैं, जो हमने पिक्चर में देखा था उसी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर ट्राइकस्पिड भल्व, ये जो हिस्सा है ट्राइकस्पिड भल्व का हो गया। यहाँ पर द्विकपाट जो है हमारा यानी कि डाइकस्पिड भल्व हो गया। ये आपका एरोटिक भल्व हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका पल्मोनरी भल्व हो गया, जो कि रास्ता यानी कि गेट का काम करते हैं, खून को हृदय में आने और हृदय से बाहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जो खून है शरीर से हृदय में और हृदय से शरीर में और फेफड़े में जा रहा है। तो ये इसी तरह से जस्ट बिल्कुल जो खून जो होता है ना अंदर बाहर होता रहता है। तो जो आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है।
ठीक है। तो लाल रंग जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का था, जबकि जो हमारा ब्लू वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। तो लाल इस कारण है क्योंकि जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसकी ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी बंधुता होती है। तो जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि जो हमारा लोहा होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लौह तत्व आयरन पाया जाता है, और ये आयरन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, जो कि किस तरह से होता है, भूरे कलर का होता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो इसका कलर रेडिश हो जाता है, बिल्कुल लाल, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है तब ये आपको ब्लू कलर में दिखाई देने लगेगा, यानी कि पर्पल ब्लू आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो हिस्सों में आप देख रहे हो कि ये जो हमने बताया था कि मीड भाग है दिल का मध्य पटल इसे हम कहते हैं, जो कि दिल को दो भागों में बांटता है। क्यों बांटता है अभी आप देख लो यहाँ पर कि इसकी क्या आवश्यकता थी हमें। तो आप इस साइड देखो, ये कौन सा भाग है, मैं खड़ी हूँ तो ये मेरा कौन सा हिस्सा है, बायां हिस्सा है। तो इसका मतलब कि जो बाएं वाले भाग में लाल खून है और ये साइड कौन सा है, मेरा दायां हाथ है, यानी कि दाएं साइड में हमारा कौन सा है, जो ये नीले कलर का खून है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब तुरंत मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि लाल खून कौन सा है, ऑक्सीजन वाला है, और जो बाएं तरफ से है कौन सा, ब्लू जो नीला खून है हमारा, ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। ठीक। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो बायां साइड है वो लाल खून वाला ऑक्सीजन युक्त, यानी कि O2 वाला खून कहाँ है, हमारे बाएं साइड में है ना। और फिर जो हमारा दायां साइड में ये कौन सा खून है, ये CO2 वाला खून है। किस साइड में, हमारे दाएं साइड में, हृदय के दाएं साइड में CO2 वाला खून बहता है, जबकि बाएं साइड में आपके ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो ये जो मध्य पटल है अगर नहीं होता तो क्या होता, तब ये दोनों खून आपस में मिल जाते, और जब ये आपस में मिल जाते तो फिर क्या होगा, फिर सवाल आ जाता है। तो होता ये कि हम चूंकि स्तनधारी हैं और हमारा शरीर का तापमान निश्चित होता है, इस तापमान को निश्चित बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जब ये दोनों खून मिल जाते और हृदय जब इसे शरीर में भेजता तो क्या हो जाता, आपको दोनों ही खून मिक्सचर के रूप में मिल जाते। तो फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण के लिए जितनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। इसी कारण तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति हो सके, हृदय को प्राकृतिक रूप से ही दो भागों में बांट दिया गया है, जिससे कि खून जो है आपके अलग अलग रहते हैं, आपस में नहीं मिलते, और आवश्यकता के अनुसार हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। और जो दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है उसे फिर शुद्धिकरण के लिए, यानी कि आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए भेज दिया जाता है, कहाँ, फेफड़े में। तो ये फिर भी हम इसे आगे देखेंगे कि ये किस तरह से जा रहा होता। तो देखें ये इस तरह से फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। तो अब देखें फिर क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ये खून आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये खून आ रहा है, आप देख सकते हो ये फेफड़े से आ रहा होता है। किसके द्वारा आ रहा है, तो ये आ रहा है पल्मोनरी वेन, जिसे कि हम फुफ्फुसीय शिरा के नाम से जानते हैं। तो ये फुफ्फुसीय शिरा है, किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई संरचना है। तो फेफड़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त को, चूंकि ऑक्सीजन हमारे सांस जो हमने लिया वहाँ से गया कहाँ, फेफड़े में, फेफड़े में जो खून था वो खून जो है हमारा कहाँ पहुँचा, आपके फुफ्फुसीय वेन, यानी कि जो हमारा फुफ्फुसीय शिरा है, ये जो फुफ्फुसीय शिरा है हमारा, तो ये क्या करता है कि हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले करके देखिए ये क्या करता है, जो फुफ्फुसीय शिरा है हमारा, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को आपके हृदय में लाता है। हृदय के कौन से हिस्से में लाता है, तो ये हृदय के जो हमारा ये वाला हिस्सा था ना, देख लें एक बार फिर से, थोड़ा सा मैं पीछे कर रही हूँ कि देखिए किस तरह से आपका फुफ्फुसीय जो शिरा है वो खून को लेकर के आया, कौन सा, ऑक्सीजन युक्त खून को लेकर के आया,
कहाँ लेकर के आया, यह लेकर के आया हमारे बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में खून आया और बाएं अलिंद से ये कहाँ चला गया, जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा किसका है, बायां निलय का है। तो ये पहुंच गया हमारे बाएं निलय में, किसके द्वारा पहुंचेगा, दुई कपाट के माध्यम से ये पहुंचता है हमारे बाएं निलय में। देख रहे लिखा हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो पहुंच गया बायां निलय में। तो अब बायां निलय फिर इसे क्या करेगा कि इसे भेज देगा हमारे शरीर में भेजेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखते हो ना अरोटा लिखा हुआ, यानी कि ये क्या है, महाधमनी। और ये महाधमनी जो होती है ये खून को कहाँ भेज दी, धमनी में भेज दी। धमनी फिर इसे भेजती है केशिकाओं में, और ये केशिकाएं जो होती हैं ये जुड़ी होती हैं हमारी कोशिकाओं से। तो देखिए यहाँ पे कैपिलरी लिखा है ना, इसे ही हम केशिकाएं कहते हैं। तो ये जो केशिकाएं होती हैं हमारी, ये किससे जुड़ी होती हैं, कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। तो कोशिकाएं क्या करती हैं, इससे ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले लेती हैं, वहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि पुनः के शिराओं के द्वारा पहुँचती है महाशिरा में, और महाशिरा को हम क्या बोलते हैं, भेना कावा। और यही भेना कावा जो होता है ये रक्त को ला करके किसे दे देता है, हृदय के दाएं भाग में, यानी कि दाएं अलिंद में ये पहुंचा देता है। तो देखिए फिर आपका किस तरह से खून जो है वो दाएं अलिंद में पहुंच रहा है, किसके द्वारा पहुंच रहा है, भेना कावा यानी कि महाशिरा के द्वारा। तो आ गया। फिर यहाँ ट्राइकस्पिड बल्ब था, तो इस ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा ये चला गया कहाँ, दायां निलय में ये खून पहुंच गया। फिर ये दायां निलय उसे जमा करेगा, देखिए लिखा है ना राइट वेंट्रिकल्स, तो दायां निलय में खून जमा हो गया। अब ये खून जो है हमारा जाएगा फेफड़े में, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। तो फिर ये पहुंच गया आपके फेफड़े में, और फेफड़ा फिर क्या करेगा, इसे वहाँ पर साफ करेगा। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून होता है वहाँ से वो पहुँच गया फेफड़े में। जैसे ही पहुँचा तो फेफड़े में हमारा पाया जाता है एल्वोलाई, और वो क्या करते हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खून छोड़ देते हैं। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो बाहर की ओर निकल आता है, और हमने जैसे सांस लिया तो O2 हमारे अंदर की ओर चला गया, जिससे कि फिर वहाँ पर खून क्या करता है, उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और फिर वो पहुँच जाता है हृदय में। तो एक बार फिर से इस वीडियो को हम देख लेते हैं ताकि हमें जो है ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर कोई डाउट है तो चलिए देख लीजिए एक बार फिर से ये वीडियो हमारा, यानी कि खून किस तरह से पूरे शरीर में आपका फैल रहा है। ये हृदय के 4 कक्षों की मैंने चर्चा की आपके साथ। तो 4 कक्ष में दायां अलिंद, बायां अलिंद और निलय, ठीक है। तो चलते हैं अब उसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर इस तंत्र के माध्यम से जो पूरी तरह से जो मैंने डिटेल में आपको बताया, तो वो ये यहाँ पर आ गया है। तो फिर इसको आप देखेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। अब आते हैं हम धमनी आशिराओं की बात। हमने हृदय की बात कर ली कि हृदय किस तरह से फैला और शुक्र और खून को उसने पंप किया। तो पंप करने के बाद ये खून जाता कहाँ है, ये जाता है धमनी और शिराओं में जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हृदय जो है हमारा वो कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में लगभग जो हृदय है हमारा वो 72 बार धड़कता है। तो कुछ इस तरह से हमारा हृदय धड़केगा, और उसके धड़कने से जब ये सिकुड़ता है तो हृदय से खून बाहर की ओर निकलता है, और जब ये फैलता है तो शरीर से खून हृदय में आता है। तो देखिए इस तरह से फैलता और सिकुड़ता है, जिससे कि हमारी एक कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो फैलने और सिकुड़ने से खून आपके धमनी और शिराओं में प्रवेश करते हैं। तो ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हो ये किसका है, ये धमनी और शिराओं का एक जाल है, जिससे कि पूरे हर एक अंग, चाहे वो आपका हाथ हो, पैर हो, मस्तिष्क हो, हर एक जगह आपके खून पहुंच जाते हैं। तो कितने भागों में से बांट सकते हैं हम, जो हमारे रक्त नलिकाएं हैं इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि हमारा कौन कौन सा हिस्सा था थोड़ा आप देख लें एक बार पीछे से हम लोग चल करके। तो यहाँ पर पहला जो हिस्सा होता है वो क्या है हमारा आर्टरी का, जिसे कि हम धमनियाँ कहते हैं। दूसरा हमारा भेन है, जिसे कि हम शिराएं कहते हैं। और तीसरा हमारी कैपिलरियाँ हैं। तो यही धमनी और शिराएं जब कोशिकाओं में पहुँचती हैं तो बाल नुमा संरचना में ये बदल जाती हैं, उसे ही हम कैपिलरी यानी कि केशिका कहते हैं। तो देखिए फिर ये एक जाल का निर्माण इन्होंने कर दिया है, और यही जाल आपके पूरे शरीर में पहुँचे हैं, हर एक अंग तक पहुँचे हैं, और वहाँ पर ये रक्त का परिसंचरण कर रही होती हैं। तो देखें ये फिर क्या है हमारा
भल्ब जो हमने देखा था, ये भल्ब की सहायता से केशिकाओं तक, जो हमारे भल्ब से खून निकले कहाँ गए, महाधमनी में, धमनी से फिर ये धमनी से केशिकाओं में पहुँचे और केशिकाओं के माध्यम से जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो हमारा पोषक तत्व हो, ऑक्सीजन हो या और कुछ भी हो, पहुंच जाता है हमारे हर एक कोशिका के तक, कोशिका की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये धड़क रहा है, जिसके धड़कने से आपकी धड़कन पैदा हुई और फिर खून जो है वो शरीर के अंदर और बाहर चला गया। तो जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि किस तरह से खून हमारे फेफड़े से निकला और कहाँ पहुँचा, हमारे दाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में, यानी कि आपके बाएं अलिंद में, बाएं निलय में। फिर वहाँ से इसे भेज दिया गया महाधमनी के द्वारा धमनियों में, धमनियों से केशिकाओं में, केशिकाओं से शरीर के हर एक अंग, जो आप अभी देख रहे थे, जितने भी स्ट्रक्चर थे हमारे, उन सारे भागों में पहुँच रहा है खून। ठीक है, थोड़ा सा देखते चलते हैं आराम आराम से। तो देखिए, ये खून की हमारी क्या है, रक्त कणिकाएं हैं, जिसमें WBC, RBC आता है, और यही रक्त कणिकाएं जब फेफड़े में पहुंचती हैं, तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या थी, रक्त कणिकाएं, बिल्कुल बाल के समान की संरचनाएं हैं हमारी, है ना। तो ये पूरे शरीर में आपको खून पहुंच गया और एक एक अंग को जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर दिया। ठीक, तो अब ये जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, तो देखें ये हमारा एल्वोलाई हो गया, जो कि हमारे फेफड़े में पाया जाता है। ठीक, तो जैसे ही रक्त वालिकाएं जो होती हैं ये फेफड़े में से आपके एल्वोलाई के पास से गुजरती है, यानी कि जो हमारा एल्वोलाई होता है, जिस वायु कोश जिसे हम कहते हैं, तो ये छोटे छोटे वायु कोश बिल्कुल अंगूर की संरचना में ये आपके फेफड़े में पाया जाता है। ठीक है, और इसी से रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं ये जुड़ी होती हैं, ये रक्त वाहिनियाँ इसी से जुड़ी होती हैं। ठीक, तो ये रक्त वाहिनियाँ जैसे ही आपके वायु कोश के पास से गुजरती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती हैं। फिर वहाँ से वो निकलती हैं, आपके फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा पहुँचती हैं दिल में, और फिर दिल से वो क्या करता है, आपका पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से पूरे शरीर के द्वारा जब इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया में होता है, तो ये निर्माण हमारे श्वसन की प्रक्रिया के दौरान होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शिराओं के माध्यम से महाशिरा में पहुंचती है और महाशिरा फिर उसे ला करके हृदय में पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है कि पुनः आपका जो खून है ये कहाँ आ जाता है, फेफड़े में पहुंचेगा और फिर वहाँ पर प्यूरिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से दिल के फैलने और सिकुड़ने से हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि खून आपके हृदय के बाएं भाग में आया, बाएं भाग से महाशिरा के द्वारा ये पहुंच जाएगा शरीर में। तो देखिए पूरे शरीर में पहुंच गया, शरीर से क्या करेगा, अपने आवश्यक पदार्थों को, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, उसको वो ग्रहण कर लेगा। तो ये कैपिलरी का जाल है हमारा, जिसे हम केशिकाओं का जाल भी कह सकते हैं। तो आपके हर एक अंग तक ये पहुंचेगा और वहाँ पर उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करेगा। तो ये देखें, कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त आया तो उसे कोशिकाओं ने लिया और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो चला आता है आपके RBC के साथ। कहाँ आ जाएगा, ये चला जाएगा, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, यानी कि इसमें ऑक्सीजन अब नहीं है। तो हमारे ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर मस्तिष्क हो गया, आपके फेफड़े हो गए, आपके जो बॉडी आर्म्स हो गए, इन सब से जो खून आता है वो आपका सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ऊपरी का जो हिस्सा होता है वहाँ से सुपीरियर वेना कावा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में पहुँचाया जाता है। जबकि निचले हिस्से से जो है हमारा जो इंटीरियर वेना कावा होता है उसके द्वारा हृदय में खून को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सुपीरियर क्या करता है, ऊपर के हिस्से से खून को लाता है और हृदय को देता है, और इंटीरियर वेना कावा क्या करता है, नीचे से खून को ला करके हृदय में पहुंचाता है। तो नीचे के हिस्से जो आप देख रहे हो, हमारे आंतें हो गई, पैर हो गए, आपके किडनियाँ हो गई, तो उन सब से खून को इंटीरियर वेना कावा हमारे हृदय को देने का काम करता है। तो देख सकते हैं आप, इंटीरियर वेना कावा हमसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो फिर खून कहाँ पहुँच गया, हृदय में पहुंच गया। तो ये देखिए आप, इस तरह से खून आ गया हमारे हृदय में, है ना, हृदय में आ गया। ये हमारे भल्ब दिखाई दे रहे हैं और हृदय फैल रहा और सिकुड़ रहा होता है। ठीक है, तो अब ये अरोटा यानी कि महाशिरा, ठीक,
तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि खून जो है हमारा किस तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है। तो खून के भी मुख्य 3 भाग हो सकते हैं हमारे, जिसमें हमारा एक तो क्या होता है कि आप इसको बांट सकते हैं लोग 4 भागों में, जिसमें आप प्लाज्मा हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गए। इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे आपके साथ। तो यहाँ देख सकते हो आप फिर से कि दिल किस तरह से उसमें खून आ रहा था, जा रहा था, और ये आपके बल्ब किस तरह से खुलते हैं आप आसानी से इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं रक्त कणिकाएं, ये इसी तरह से जो आपको दिखाई दे रहा था ना वो क्या था, RBC के कण थे। फिर जो व्हाइट वाला है वो WBC के कण है इसमें, ठीक है। और जो द्रव आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो प्लाज्मा के कण है, ठीक। तो इस तरह से जो खून है हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जो मैं बार बार चर्चा कर रही हूँ आपके साथ, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हार्मोन, पानी और हमारे जो जितने भी वर्ज्य पदार्थ यानी जो बेकार चीज़ें होते हैं उसको यह परिवहन करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रक्त हमारा पूरे शरीर में खून को फैलाता है। तो ये क्या करता है, एक बार तो ये फेफड़े से खून को लेता है और हृदय में खून जैसे आता है, तो आने के बाद फेफड़े से जो खून हृदय में आता है उसको ये क्या करता है, शरीर को भेज देता है। फिर शरीर से ये खून को जमा करता है और अपने अंदर लेता है, फिर अपने यानी कि हृदय से निकल के ये पहुँच जाता है फेफड़े में। तो एक सर्कल जो ये पूरा करता है अपना, यानी कि आपका फेफड़ा से खून आया, कहाँ आया, हृदय में फेफड़े से खून आया, फिर ये क्या किया, इसको भेज दिया शरीर को, फिर शरीर से ये खून को लिया, कौन, दिल लिया, फिर ये दिल से चला आया फेफड़े में। तो एक साइकिल इसको पूरा करने में अपना 2 बार हृदय से होकर के गुजरना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा क्लास था, ये रक्त किस तरह से हृदय से होकर के गुजरता है, हृदय किस तरह से पंपिंग का काम करता है, पूरे शरीर से खून को जमा करता है और पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है। तो ये घटना हमारी आज की यहाँ पर थी, हमने इसके बारे में चर्चा किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा क्लास समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज का ये वीडियो युक्त क्लास था। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।